नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आपका स्वागत है द न्यूज रूम 24 आवाज में। मेरा नाम है दीपक खजूरिया और आप हमें देख रहे हैं नए रूप में, नए नाम के साथ, बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां बात तो होगी खबर की, मगर तह तक जाएंगे हम उन ब्रेकिंग खबरों की जो सारा दिन सुर्खियां बनी रही टीवी चैनल्स की, अखबारों की या फिर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स की। तो आज पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला के उस बयान की जिसने उन्हें उन्हीं की खास अलायंस पार्टी से दूर कर दिया। हम बात यह भी करेंगे कि कटरा में फिर से हड़ताल क्यों हो रही है। हम यह भी बात करेंगे कि हेलीकॉप्टर सर्विस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मेंढर तक जाने का अप्रूवल मिल गया है। वहीं दूसरी ओर एलओसी के साथ नशाखोरी की भी बात होगी। साथ ही साथ बात होगी स्कूल बसेस में सीसीटीवी कैमरास की डेडलाइन क्या सेट की गई। तो इन सारी खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवाज पवन शर्मा, और बीच बीच में हमारे कई गेस्ट और भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बयान से। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 2 दिन से दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने 2 बड़े इंटरव्यू भी दिए। एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईवीएम्स पर जो सवाल उठाए जाते हैं वो सिर्फ तब उठते हैं जब कोई पार्टी हार जाती है, जब जीत होती है तो ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया जाता। मगर उमर अब्दुल्ला के इस बयान से कहीं ना कहीं उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और उनकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस कहीं ना कहीं सकते में आ गई है, क्योंकि ये बयान उन्हीं द्वारा ही दिए गए हैं। तो क्या उमर ने अपने ही अलायंस पार्टनर को नाराज कर दिया और ईवीएम की तारीफ भी कर दी? पवन जी, कैसे देखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बयान को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम को कांग्रेस ही लाई थी और कांग्रेस ही इसके ऊपर सवाल उठाती आई है। उमर अब्दुल्ला के पिता ने भी इसके ऊपर कहा था कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के नतीजे जो हैं वो लोगों की समझ से परे हैं। और हाल ही में कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आए महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, और उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ी तकलीफ तो जरूर देगा, खास करके कांग्रेस को ज्यादा देगा। क्योंकि अगर आप ग्राउंड की हकीकत देखें तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र की इलेक्शन को लेकर, जितनी तमाम इलेक्शंस पहले हुई है, जिन इलाकों में कांग्रेस जीत गई वहां पर खामोशी, जहां पर हार गई वहां पर ठीकरा फोड़ दिया ईवीएम पर। और उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद भी कांग्रेस के नेताओं का यह बयान है कि उमर अब्दुल्ला का बयान जो निजी बयान हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की इलेक्शन के भीतर ऐसे भी सबूत मिले हैं जहां पर कांग्रेस के ही वोट थे लेकिन निकले बीजेपी के। तो कहने का मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला ने जो अलायंस है कांग्रेस का, जिनके साथ इंडिया ब्लॉक के अंदर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उमर अब्दुल्ला उसका हिस्सा है, उन्होंने दुखती रग के ऊपर थोड़ा सा प्रहार किया है, जिसका नतीजा अब आने वाले दिनों में और बयानबाजी होगी और कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिट किया है उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर को। तो है तो ये निजी ही बयान, मगर कहीं ना कहीं अपने ही सहयोगी को चुभ गया है। और बात सही भी है कि ईवीएम पर निशाना तभी साधा जाता है जब कोई पार्टी हार जाती है। जीतने वाली पार्टी ने आज तक ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाया। आखिर सोचना तो जरूर चाहिए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में विश्व की इकलौती ऐसी यात्रा, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, जो 7 दिन 24 घंटे चलती है, नवंबर में कुछ दिन के लिए उस यात्रा में थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक 13 किलोमीटर का जितना ट्रैक है, वहां पर जितने भी दुकानदार हैं वो हड़ताल पर चले गए। कारण ये था कि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने एक फैसला लिया था गंडोला प्रोजेक्ट चलाने का। गंडोला से 13 किलोमीटर की यात्रा केवल मात्र 6 मिनट की रह जाएगी और कुछ ही पैसों में यात्री कटरा से मां के भवन तक पहुंच जाएंगे। था तो ये बहुत अच्छा फैसला और यात्रियों की सुविधा के लिए भी था, मगर कहीं से बहुत बड़ा एक व्यापार जो है कटरा टाउन का, उसको इस पे असर होता है। और कटरा का पिट्ठू वाला हो, पालकी वाला हो, पौनी वाला हो, या फिर कटरा का छोटा बड़ा दुकानदार, चाहे वो ऑटो वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, हर एक को दिक्कत हुई, क्योंकि उनके रोजगार की ये बात थी। फिर बात शुरू हुई आस्था और रोजगार में क्या जरूरी है। आस्था की भी बात सही थी और रोजगार की भी। और अब ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होने वाले हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने
अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो चेयरमैन हैं श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से ही कोई बयान आया है। वहीं पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने इस बार कटरा की विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, वो भी संघर्ष समिति के साथ आ गए हैं और 18 दिसंबर से दोबारा से प्रदर्शन और धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। दीपक, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आस्था, दूसरा रोजगार। इसमें कोई शक नहीं कि आप यात्रा को सरल बना देंगे, सुविधा दे देंगे, 6 मिनट की यात्रा हो जाएगी। अगर मैं दिल्ली से आता हूं रात की ट्रेन से, सुबह दर्शन करके शाम की ट्रेन से मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा। मुझे होटल का रूम लेने की जरूरत नहीं है, बाजार में सामान लेने की जरूरत नहीं है, कटरा से मुझे कोई ऑटो रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा प्रहार हुआ है रोजगार के ऊपर। और दूसरी ओर आस्था की बात करें तो तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं, उनका यही एक आस्था का विषय यही है कि हम लोग माता के दरबार जाते हैं, पैदल जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, और रास्ते में मनोरम दृश्य देखते हैं और माता के भवन जाकर रेस्ट करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद आराम से वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था को भी एक साइड कर दिया गया है। लेकिन ये जो हड़ताल होगी, दुकानें बंद होंगी, ऑटो रिक्शा बंद होंगे, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले बंद हो जाएंगे, और जो यात्रा अब आने वाला नया साल है, आपको पता होगा 31 दिसंबर 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत ज्यादा भीड़ रहती है माता के दरबार में। छुट्टियां होती हैं, लोग परिवार सहित आते हैं, कुछ लोग नया साल वहां पर मनाने आते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। श्राइन बोर्ड के पास अपना अपना टेंडर है जहां जहां पर उनकी दुकानें हैं, लेकिन वो दूरी पर हैं, ट्रैक बहुत लंबा है। और कटरा जो आधार शिविर है, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो चाय वाले, ढाबे वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, ऑटो, ये तमाम लोग जो हैं अगर हड़ताल पर होंगे तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो भी ठंड के दिनों में। ये फैसला शायद श्राइन बोर्ड के लिए बदलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था गंडोला चलाने का। मगर बड़ी बात यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है जिससे दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो और कहीं ना कहीं यात्रा भी सुचारू चले। तो इसी के ऊपर श्राइन बोर्ड को काम करना होगा। और अगर गंडोला प्रोजेक्ट लगता भी है तो कम से कम उसमें एक चीज का प्रावधान रखते हैं कि कुछ ही यात्री एक दिन में एक फिक्स लिमिट हो कि इतने ही यात्री जा सकते हैं, ताकि ट्रैक भी चलता रहे, यात्रा भी चलती रहे, आस्था भी चलती रहे और रोजगार भी। इन सब के ऊपर श्राइन बोर्ड को बैठना पड़ेगा और हड़ताल कर रहे इन लोगों के साथ बातचीत भी करनी पड़ेगी और रास्ता तभी बीच का निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। बात रास्ते की हो रही थी तो रास्ता जम्मू से पुंछ तक का भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दी के दिनों में जब बर्फबारी हो जाती है। तो पुंछ और मेंढर के लोगों के लिए खुशखबरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह विभाग ने अप्रूवल दे दिया है जम्मू से मेंढर और वापस जम्मू हेलीकॉप्टर सर्विस को। इससे पहले ये लंबे समय से मांग थी, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ होने वाले एरिया के लिए अप्रूवल की जरूरत होती है। तो पुंछ और मेंढर के लोगों के लिए अच्छी खबर, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो सकती है। ये बहुत अच्छा निर्देश है। इस आदेश के साथ ही मेंढर के लोग जो है वो आसानी से जम्मू पहुंच पाएंगे। दीपक, इसमें पहले यह था कि रजौरी तक हेलीकॉप्टर जाता था, बीच बीच में पुंछ तक भी गया है, लेकिन एलओसी रूट को टच नहीं किया गया। वो रजौरी के साथ वाला जो रूट वो लेकर जाते थे। अब एमएचए ने जो वहां से आदेश दिया है उसके तहत अब मेंढर तक पहुंचना, इट मीन्स कि आप अगर दरिया चनाब को पार करते हैं तो सुंदरबनी रजौरी का जो सेक्टर है आप उसको क्रॉस करके जाते हो, यानी कि एलओसी से एक साइड ही रहेंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ा फैसला है, मेंढर के लिए सौगात है, पुंछ के लिए भी सौगात है। रजौरी में तो हेलीकॉप्टर सेवा पहले भी थी, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बहुत जल्द ही किराए भी निर्धारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जाएगी। तो अच्छी खबर इन सर्दियों में पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए। बात करते हैं स्कूल बसेस की। स्कूल बसेस को लेकर हर आदमी बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि स्कूली बच्चों की जो है सिक्योरिटी की बात होती है। तो इसी सिक्योरिटी को देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन ने खास फैसला लिया है। 31 जनवरी की डेडलाइन फाइनल कर दी है। सभी स्कूल्स को बोल दिया गया है कि स्कूल बसेस में सीसीटीवी कैमरेस लगाए जाएं और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सौंपी जाए। इससे 3 तरह से खास तौर से फायदे हो सकते हैं। एक तो ताकि ड्राइवर कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहे, दूसरे क्या
बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, और तीसरा, क्या मॉलेस्टेशन वाला कोई मामला या फिर तेज गति से वाहन चलाने का मामला तो नहीं आ रहा। पवन जी, बहुत देर से इंतजार था इस फैसले का, और अच्छी खबर। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कदम है। जो विशेषपाल महाजन है वो डीसी रियासी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले वहां पर लिए हैं, और अभी वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। तो उन्होंने जो फैसला लिया है कि तमाम जितने निजी स्कूल हैं जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, पूरे शहर के भीतर वो बच्चों को ले जाने और छोड़ने का काम करती हैं। लेकिन बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई केस ऐसे भी मोलेस्टेशन के आए हैं और ओवर स्पीडिंग के भी हैं। अब उस पर लगाम लगेगी, कैमरे होंगे तो रिकॉर्ड होगा, सब सामने आएगा, और जो गाड़ी वाले ड्राइवर हैं वो भी आराम से चलाएंगे और बच्चे भी आराम से सफर कर पाएंगे। नार्को टेररिज्म, जो टेररिज्म से भी खतरनाक है। शायद एक हथियार से तो कुछ लोग मारे जा सकते हैं, मगर इस नशे से कई घर बर्बाद हो जाते हैं। और पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि इस ओर लाइन ऑफ कंट्रोल के हथियारों के साथ साथ नशा भी भेजा जाए, और वो भेजता भी रहा है। मगर कहीं ना कहीं भेड़िए हमारे इस ओर भी हैं। 2 नशा तस्करों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया राजौरी में, और उनसे 5 किलो से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है, जो हेरोइन भी कहा जाती है, और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत शायद 5 करोड़ से भी ज्यादा है। मगर कुछ पैसों की एवज में ये लोग कई घर बर्बाद करने पर तुले हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच आगे भी की जा रही है। देखिए, एलओसी पर पहले भी बहुत से लोग पकड़े गए हैं जो सीमा पार से आई ड्रग्स की खेपों को तमाम राज्यों में या तमाम शहरों में पहुंचाते हैं। नौशहरा के इलाके में जो एलओसी के ऊपर एक जॉइंट ऑपरेशन में जो 5 किलो से ज़्यादा की जो चिट्टा जिसे कहते हैं वो बरामद किया गया है। 2 लोग पकड़े गए हैं। ये दोनों जो है हिस्ट्री शीटर हैं, और पहले भी नारकोटिक्स का काम करते रहे हैं, और सीमा पार से आने वाली ड्रग्स की खेपों को आगे पीछे ले जाते हैं और वहां पर जाकर ये लोग बेचते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था फोर्सेस का, वहां पर इनको वहीं पर नैब किया गया है। और ये पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, राजौरी में, पुंछ में, वहां पर ये पकड़ी गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पकड़ी गई है। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पुलिस को और फोर्सेस को जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, वो चाहे बीएसएफ हो चाहे आर्मी हो, उनको और ज्यादा चौकसी बरतनी पड़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कोहरा होगा, धुंध होगी, और उसकी आड़ में इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, और ड्रग्स की खेपें बहुत ज्यादा आ सकती हैं, और बहुत सा एक बड़ा नेटवर्क जो है जो नार्को टेररिज्म के सहारे जहां चल रहा है। जैसा आपने कहा कि गोली से एक व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन ये ड्रग्स है जो पूरे पूरे परिवार, पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे गांव तबाह कर देती है, आने वाली नस्ल को खत्म कर देती है। इसके ऊपर एक्शन लेना बड़ा जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर युवाओं की एक मांग है एज रिलैक्सेशन की, और उसको बीजेपी का समर्थन मिल गया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और एक सीनियर लीडर सुखनंदन कुमार चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू में कहा कि एज रिलैक्सेशन को 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देना चाहिए, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस 21 वर्ष से शुरू हो और अपर एज लिमिट को बढ़ाया जाए। इससे युवा संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि 18 साल का एक युवा अभी ग्रेजुएट नहीं होता, और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती है। इसके ऊपर सरकार को भी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है। बहुत से युवा इस मांग को लेकर सड़कों पे भी रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि 18 साल की ग्रेजुएशन वाला जो फॉर्मेट था वो बाहरी राज्यों में हो सकता है, जम्मू में बहुत कम चांसेस हैं। और इस समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 साल से पहले आप बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं करेंगे। तो जब वो 12वीं कक्षा तक पहुंचेगा तब तक वो 17 साल का होगा। तो ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एज जो है, ग्रेजुएशन जो पोस्ट रखी जाती है 21 साल, जो उन्होंने कहा है बहुत अच्छा है कि 21 साल से लेके ऊपर तक हो, ताकि जो भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकें। 18 से जो 18 वाला जो तो फार्मूला था, वो 3 साल का जो गैप था, वो उसको हटाना चाहिए। ये एक अच्छी डिमांड है, और मुझे लगता है कि सभी लोग इसका वेलकम भी करेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास हेडलाइंस, जिनके पीछे की खबर क्या है उसके तह तक जाके हमने आपको विस्तार से बताया कि आखिर ये खबरें थी क्या। तो 24 घंटे आप देखते रहिए हेडलाइंस, मगर उसके बाद हमारा बियॉन्ड द हेडलाइन जरूर देखिए, क्योंकि आप खबर को समझना चाहते होंगे और हम आपको समझाएंगे तह तक जाके कि आखिर खबर है क्या। सोमवार से शनिवार तक हमारा ये कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे द न्यूज रूम 24 आवाज पे। अगर आपने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हेडलाइंस मिस हो सकती हैं मगर खबरें नहीं। बहुत धन्यवाद।